इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नेक्सस की वजह से आम आदमी का खतरनाक तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अस्पताल का एक बिल भी किसी मिडिल क्लास परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। 5 to 6 crore people get into poverty because of one bad incident. ऐसी कोई कंपनी मैंने तो नहीं देखी जो बड़ी है और उसके बारे में कंप्लेन नहीं आया। मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से असेस करके इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करना चाहिए। सबसे ज्यादा मिस सेलिंग यही होती है। सिंपल ये रखना चाहिए दिमाग में कि कौन सी कंपनीज हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। जैसे ही आप वो करोगे, आपकी जो 30-40 कंपनियों की लिस्ट है वो अपने आप कम होकर 5-6 हो जाएगी। I met recently a very big broker of Bombay. They asked us a very interesting question. क्लेम आता है तो आपको पता कैसे चलता है कि क्लेम आया है आपके कस्टमर्स? Then we all realized कि these big brokers also ट्रेंड क्या था इंडस्ट्री में पहले कि पहले बेचो, क्लेम तो आपको कंपनी देगी। तो मैं डायरेक्टली कंपनी से क्यों ना लूं? Why should I have an intermediate? आप ब्रोकर से लो, आप कॉर्पोरेट एजेंट से लो, आप एग्रीगेटर से लो, या आप कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट से लो। प्राइसेस आर सेम अक्रॉस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस क्या है कि जिस दिन मेरा क्लेम है उस दिन अप्रूव होना चाहिए। वो एक प्रॉमिस है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं उसके बाद लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है? अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो सारे रिपोर्ट्स यू शुड कीप फॉर फ्यूचर यूज। एवरीथिंग यू कीप, बिकॉज फॉर देम एवरीथिंग इज अ रिस्क। थायराइड भी रिस्क है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, कोलेस्ट्रॉल, all that are risk to them. The best thing always to do is to go with her. तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है ना उसको ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रखे जिससे हॉस्पिटल ज्यादा पैसा कमाए। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरो थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। हाय पवन, हाउ आर यू? All good, how are you? आई एम डूइंग वेरी वेल भाई। पवन भाई, आज ना हमारी बात एक बहुत स्पेशल रीजन के लिए हो रही है। वो स्पेशल रीजन ये है कि जब मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया तभी ना मुझे मार्केट में समझ में आया कि इतना सारा जुमला है कि हर कोई आपको पागल बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। तभी मैं ढूंढ रहा था कि सबसे ट्रस्टेड इंश्योरेंस एडवाइजर है कौन, एंड दैट इज व्हेन आई फाउंड डिटो। और मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक केस बताना चाहता हूं जिससे ना मेरा ट्रस्ट डिटो पे बहुत ज्यादा आ गया। आई एब्सोल्युटली लव योर कंपनी। मैं बताता हूं क्यों। भाई, पहले तो आपके वेबसाइट डिजाइन से लेकर आपका जो प्रोसेस है सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर है। एक तो जैसी कॉल शेड्यूल होता है और जब मैं आपके एडवाइजर से बात करता हूं उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा क्लियर होता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहा है। बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनीज में सीन ऐसा है कि आप वेबसाइट में जाके कोई भी पॉलिसी खरीद सकते हो और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो कोई लेता नहीं है, और वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आपको पता है, आपको रेकमेंड करने से पहले मैंने एक टेस्ट भी कंडक्ट करा। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि इनको बोलना कि मेरे को ना सबसे ज्यादा महंगा इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। दिस इज व्हाट बाइंग इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस कवर। तो एजेंट ने बोला नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप ये वाला ले लो। इसके साथ साथ ना अगर आपने जब आप ट्रैवल करते हो तो आपने अगर ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया तो आपको ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, ये ना आपके इतने काम नहीं आएगा। तो मैंने तेजू को बोला नहीं, इनको इंसिस्ट करना कि मुझे यही चाहिए। तेजू ने इंसिस्ट करा, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, एंड दैट इज वेयर यू वन माई हार्ट। ब्रो, इस दुनिया में ना ट्रस्ट इतनी कीमती चीज होती है, लेकिन फिर भी रिटर्न्स पाने के चक्कर में, वेंचर बैक्ड कंपनीज होने के बाद, ग्रोथ के चक्कर में, प्रॉफिट के चक्कर में, रेवेन्यू के चक्कर में बहुत सारे कंपनीज ट्रस्ट को बहुत इजीली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन दिस डिजिटल वर्ल्ड टुडे इट इज वेरी इजी टू मेक अ फूल आउट ऑफ द कॉमन मैन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन मैन, क्योंकि कॉमन मैन आपको स्केप्टिकल नजर से देखता है इवन दो यू डू एवरीथिंग राइट। एंड दैट इज व्हाई आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर यू। I know for a fact that you can scale 10x your revenue very easily, but you don't because you optimize on trust. And no wonder you are Zerodha backed. To me, you are the ambassador of trust in the insurance industry. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आपसे बात करूं, क्योंकि कई लोग ना इंश्योरेंस पॉलिसी को बहुत हल्के में ले लेते हैं। जैसे मेरे घर में राजू भैया है, मेरे ड्राइवर है, अब तो उनके पास इंश्योरेंस कवर है, लेकिन जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला नहीं इंश्योरेंस क्या है, दे जस्ट टू कैजुअल अबाउट इट। एंड यू नो, आई रेड दिस स्टैट व्हिच सेड दैट about 5 to 6 crore people get into poverty because of one bad incident. तो उनका इनकम कुछ 20-30 हजार रुपए होता है, एक एक्सीडेंट हो जाता है, 5-6 लाख का बिल आ जाता है, तो उसके लिए उनको कर्जा लेना पड़ता है जिसका इंटरेस्ट बहुत हाई होता है क्योंकि बैंक तो इनको लोन देता नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी फैमिली पॉवर्टी में चली जाती है। तो बहुत ही ज्यादा भसड़ है बेसिकली इस इंडस्ट्री में।
बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने सोचा आपसे मैं बात करूं और ये जानूं कि इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो उसको एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से ये समझ में आ जाए कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लेते हैं, कौन सा लेना चाहिए, क्या गलतियां करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो किस तरीके से आपने आगे आने वाले प्रोसेस को हैंडल करना चाहिए जिससे आपको बिना टेंशन के आपका रीइंबर्समेंट मिल जाए। क्योंकि क्या है, जब तक एक्सीडेंट होता नहीं तब तक तो बोलते रहते हैं लोग कि हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन जब हादसा हो जाता है उसके बाद इंसान का स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं रहता कि उस प्रोसेस को फॉलो करे। और वहां भी मैंने कई सारे फैमिलीज को देखा हुआ है जिनको काफी नुकसान हुआ है। सो दैट इज द एजेंडा फॉर टुडेस पॉडकास्ट। शैल वी गेट स्टार्टेड? यस। मुझे ये जानना है कि अगर मैं 30,000 कमाता हूं तो मैंने कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, 50,000 कमाता हूं तो कौन सा लेना चाहिए, 1 लाख कमाता हूं तो कौन सा लेना चाहिए? क्योंकि कैसे लेना चाहिए इसके बारे में तो लोगों ने बुक लिखा हुआ है। तो कैन यू टेल मी कि कौन सा लेना चाहिए? तो आई थिंक ये तरीका ही गलत है इंश्योरेंस चूज करने का, कि मतलब 30,000, 50,000, 60,000 है तो मेरी डिफरेंट होनी चाहिए। सिंपल ये रखना चाहिए दिमाग में कि फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कंपनीज हैं जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कंप्लेंट वॉल्यूम अच्छा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, कंप्लेंट वॉल्यूम कम है। पहले तो कौन से ब्रांड्स हैं जिनका नाम अच्छा है मार्केट में, पहली चीज तो वो देखने की है। जैसे ही आप वो करोगे, आपको आपकी जो 30-40 कंपनियों की लिस्ट है वो अपने आप खत्म होकर 5-6 हो जाएगी। तो ये कैसे पता करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो? और क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ऑनलाइन किसी भी कंपनी का मिल जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ कंपनी जहां पे आपको चार्ट क्लियरली दिख जाएगा। हर कंपनी का अपने वो डिस्क्लोज करते हैं, आईडी को भी फाइल करते हैं। इनफैक्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो की पूरी जो है आपको हर एक बार, अब सिंपल सर्च, आप तो एआई का है ChatGPT, तो यू कैन इजीली गेट इट ऑन ChatGPT इटसेल्फ कि भाई मुझे बता दो कौन से क्लेम सेटलमेंट अच्छा है, एंड यू गेट अ लिस्ट। अब वो आने के बाद फिर आप थोड़ा ऑनलाइन भी चेक करो कि रिव्यूज क्या है। रेडिट पे जाओ, आप ट्विटर पे देखो किसके आते हैं रिव्यूज, किसके खराब आ रहे हैं यार। थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग करो। तो भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है ना, मैं ना इन सारे रिव्यूज पे बहुत ट्रस्ट करता था until I heard about a term called ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि मैं आपका कॉम्पिटिटर हूं, मुझे पता है कि कस्टमर्स रेडिट या रिव्यूज देख के डिसाइड करेंगे कि किससे बिजनेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ लोगों को पैसे दूंगा जानबूझ के जाके रिव्यूज डालने के लिए, और 25 लोग अगर दिन में 25 रिव्यू डाले तो एक महीने में 600 से ज्यादा रिव्यू तो आ ही जाएंगे आपके खिलाफ, कि ये बोलते हुए कि आपका जो पॉलिसी बहुत ही खराब है। दैट इज ट्रू। तो सी, अब इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। ऐसी कोई कंपनी मैंने तो नहीं देखी जो बड़ी है और उसके बारे में कंप्लेन नहीं आया है, कुछ कोई वायरल नहीं हुआ कि मेरे को तो गलत एक्सपीरियंस मिला, ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलती। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ये देखने की, जो जहां हमने डिट्टो मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा है कि यार कितनी कंपनीज हैं जो 10-15 साल के बाद रहेंगी भी। पहले तो ये देखना है कैपिटल एडिक्वेसी किसकी है इतनी स्ट्रांग कि वो टिक भी पाएंगी। अब आई कैन नॉट गो अहेड एंड से कि भाई कोई नई कंपनी है जिसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, हाउ कैन आई रिकमेंड? देयर हैज टू बी, कोई तो बेसिस होना चाहिए ना उसका। तो उस हिसाब से पहले तो कोई भी कंज्यूमर को ये देखना चाहिए कि यार अच्छी कंपनी थोड़ी ब्रांड कौन सी है, ठीक है, जिनका कुछ नाम भी है मार्केट में, जिन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड है, लोग हैं, बात कर रहे हैं, कुछ है। गॉट इट। पवन, मैं अपनी टीम को बोलता हूं कि टॉप 5 कंपनीज का लिस्ट निकाले जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, और बाद में मैं आपसे उनका रिव्यू लूंगा। ठीक है, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कर लिया, रिव्यू देख लिया, और ये देख लिया कि कंपनी कितने सालों से एग्जिस्ट कर रही है। तो अगर SBI जैसी कोई कंपनी है या HDFC जैसी कोई कंपनी है जो कि कई सालों से क्लेम सेटल भी कर रही है, वो भी देखना है। बहुत छोटी कंपनी है तो फिर तो मतलब नहीं है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर बहुत हाई भी हो गया तो उसका तो कुछ मतलब नहीं है, राइट? वो कहां से मालूम पड़ेगा कि कितना क्लेम? सेम, यू हैव एवरीथिंग इन ऑनलाइन, यू विल गेट द डेटा फ्रॉम IRDAI रिपोर्ट, एवरीथिंग, कितना सेटल हुआ, क्या हुआ, एवरीथिंग यू हैव टू फाइल ऑनलाइन। सब फाइल करना पड़ता है बिकॉज सी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। You cannot, as a corporate agent, Ditto also has to file returns half yearly. Okay. तो 3 चीजें देखनी चाहिए: क्लेम सेटलमेंट रेशियो, रिव्यूज, और कंपनी कितना क्लेम सेटल करती है और कितनी पुरानी है। यस, ट्रैक रिकॉर्ड, यस। स्टेप नंबर 2 क्या होना चाहिए? मैंने अपने रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से असेस करके इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करना चाहिए? तो यहाँ पे बेसिकली अब क्राइटेरिया वही आ जाता है, कितने का कवर अमाउंट ले। ठीक है, कंपनी आपने शॉर्टलिस्ट कर ली अगर, ठीक है, अब बात रह गई कि आपके कवर अमाउंट की, और दूसरा अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो, राइट, कोई कोमॉर्बिडिटीज है तो। कभी क्या है तो कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं। जैसे कोमॉर्बिडिटी बेसिकली वही हो गया कि बहुत सारे डिजीज हैं अगर, तो जैसे कि क्रोनिक इलनेस हो गया, बहुत सारे डिस्लिपिडेमिया भी है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज भी है, थायराइड भी है। तो इसको जब इतने सारे होते हैं तो उसको कोमॉर्बिडिटीज बोल देते हैं कि बहुत सारे डिस्टिंग है, और उस केसेस में कुछ कंपनियां रिजेक्ट हो जाएंगी आपकी पॉलिसी। वो आपने शॉर्टलिस्ट किया बट वो आपको नहीं देंगी,
पॉलिसी। तो अब बात आ जाती है कि आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया कंपनी को, अब कवर अमाउंट क्या? कवर अमाउंट में जनरली व्हाट वी हैव सीन, हमने जो खुद के एनालिसिस किया कि 10 to 15 lakhs इज गुड एनफ आज के मतलब प्लान करने के लिए। क्यों 10 to 15 lakhs? क्योंकि आप आज के डेट में हर कंपनी बोनस देती है अगर आपने क्लेम नहीं किया। बोनस क्या होता है? बोनस की क्या हुआ कि बेसिकली आपने कुछ क्लेम नहीं किया एक साल, ठीक है, तो 50%, किसी का 100% भी होता है, जो आपका कवर अमाउंट है वो डबल हो जाएगा या 50% से इंक्रीज हो जाएगा। 10 का 15 हो गया या 10 का 20 हो गया एक साल के बाद, वो डिपेंड करता है, सब अलग अलग करते हैं, तो वो बोनस है। अब आगे से आप 20 लाख का भी क्लेम कर सकते हो, वो पूरा कवर होगा। 10 का ही पॉलिसी लिया, 10 के लिए पे किया, बट 20 हो गया है तो वो बोनस होता है। गॉट इट। भाई मेरी टीम ने ना ये लिस्ट निकाला हुआ है ऑफ टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हाई है। तो उसमें HDFC Ergo, this is for the audience, HDFC Ergo is at 99.16%, Yes. CARE is at 92.77%, Aditya Birla is at 93%, Niva Bupa is 92% and Tata AIG is 95%. भाई मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि सारे लोग ना हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से ले लें, और उनको कन्विंस करने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है SIP मेथड। जैसे अंकुर वारी को बोलते हैं, अगर आपने 20s में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो 40-50 तक आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वैसे इंश्योरेंस में भी अप्लाई होता है। जैसा आपने बोला 25 की एज में अगर आप लेते हो, 35 की एज में लेते हो या 50 की एज में लेते हो, उसमें आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो महंगा होते जाता है। Yes, yes. तो मान लो मुझे 10 लाख का कवर लेना है और मैं 25 साल का हूं वर्सेस मैं 35 साल का हूं वर्सेस मैं 50 साल का हूं, तो इसमें मेरे इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना फर्क आएगा अगर मैं 25 में लेता हूं तो सी हेल्थ इंश्योरेंस तो क्लियर है कि मतलब जितनी आप अर्ली, हेल्थ और टर्म बोथ, जितनी यंग लोगे उतना सस्ता पड़ता है। 25 ईयर्स ओल्ड हो तो जनरली आपको 8 से 12 हज़ार में 10 लाख का कवर मिल जाएगा, ठीक है। 30 to 35 हो तो सेम चीज आपको 13,000 से 15,000 में आएगी। उतना प्रीमियम हाइक नहीं हो रहा 30-35, बिकॉज यू आर स्टिल यंग, आप यंग ही हो, राइट। जैसे 40 आएगा तो वो 23,000 24,000 जाने लगेगा। 50 हुआ तो वो 30+, 60 होते होते, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही आपकी डिजीज आने शुरू होता है। और इंश्योरेंस कंपनी आपको असेस बेस्ड ऑन द रिस्क कि ज्यादा एज है प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि आपके चांसेस ऑफ यू गेटिंग हॉस्पिटलाइज इंक्रीजेस। तो बेस्ड ऑन दैट रिस्क तो आप देखोगे 25 से 35 में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, बहुत सेम ही है। दैट्स व्हाई इंश्योरेंस कंपनी कोहोर्ट करती हैं, एज ब्रैकेट रखती हैं। 25 to 35 होता है किसी का, 25 to 30 होता है, उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम आप कभी भी लो उस साल हेल्थ इंश्योरेंस वो सेम ही रहता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है 40-45 हेल्थ इंश्योरेंस महंगा बहुत होता जाता है, बट टर्म में सेम है, टर्म में एक साल पे भी बढ़ता है। 25-26 पे तो अलग प्रीमियम, 26-27 अलग प्रीमियम, तो जितनी जल्दी लॉक करो टर्म वो फार बेटर है, क्योंकि जितना आप एज करते हो उतना आपका मरने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। यस, तो वो बेस्ड ऑन दैट रिस्क है टर्म का। यस, गॉट इट। तो पहले मैंने क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख लिया, रिव्यूज देख लिया, एज ऑफ द कंपनी देख लिया, कवर अमाउंट डिसाइड कर लिया 10 से 15 लाख रुपए। अब मेरे को आना है स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? आई थिंक एट दिस स्टेज आपको ये डिसाइड करना है कि भाई कौन सा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएरी बेसिकली बीच में somebody who is assisting and being a bridge between your company and you. भाई यहाँ पे इंटरमीडिएरी की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली कंपनी के पास जाता हूँ तो मुझे किसी को ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली कंपनी से क्यों ना लूं? Why should I have an intermediate? The reason why I trust you is because I need an advice. But if I already knew that this company is the best, this insurance policy is the best, I might as well take it directly from the company. इंश्योरेंस कंपनी ने आपका रिजेक्ट कर दिया पॉलिसी, क्या करोगे आप? तो क्या मुझे ब्रोकर हेल्प करता है उस चीज में? Yes, intermediary helps you in that. Okay. Not all, but some of them definitely. Who have experience, who are in the market for long, they do. They do help. It can be from your uncle, relative who has been doing for a long time. वो काफी दिन से कर रहे हैं, या फिर कोई कॉर्पोरेट एजेंट या ब्रोकर जैसे डिटो इटसेल्फ, और या फिर और भी एग्रीगेटर्स हैं एटसेट्रा, राइट, कोई कर रहे हैं बहुत दिनों से, दे कैन हेल्प यू इन दैट। क्योंकि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ऊपर से तो आपको लगेगा कि ठीक है मैं ओम्बुड्समैन के पास जाऊंगा, ये करूंगा, बट द प्रोसेस जो है बीच का वो थोड़ा सा लॉजिस्टिक। क्या बोला आपने कि मैं किसके पास जाऊंगा? ओम्बुड्समैन इज बेसिकली अ सेल जो बेसिकली कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज के रिजेक्ट हो गए केसेस एंड यू वांट टू अपील फॉर दैट, इट्स अ बॉडी दैट बेसिकली लुक्स आफ्टर इट। तो देखो सिंपल सी बात है, आप रिजेक्ट होने के बाद बहुत लोग तो गिव अप मार देते हैं, ठीक है, पता ही नहीं रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूं, कंपनी तो सुन नहीं रही है। तो यहाँ पे कोई तो चाहिए हेल्प करने वाला, ठीक है। अब जैसे ब्रोकर्स हैं, एजेंट्स हैं, कोई भी है, वो या तो नेगोशिएट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से कि नहीं ये जेन्युइन क्लेम है। अब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो मैं पर्सनली भी बता सकता हूँ जहाँ पे ऐसे इश्यूज होते हैं,
जहाँ पे आपने जो सबमिट किया बेसिकली वहाँ पे अंडर राइटिंग इश्यूज हो गए, या उन्होंने बेसिकली समझा ही नहीं आपका केस पेपर को प्रॉपर, और वो रिजेक्ट हो गया, मैनुअल एरर, टेक एरर, व्हाटएवर द रीजन वाज। तो उस केसेस में आपको एक इंटरमीडिएट तो चाहिए जो आपकी साइड पे लड़ सके। एक तो अपने इंश्योरेंस कंपनी को लेके रखा है कि हाँ भाई वो रिजेक्ट वो है, बट उसने रिजेक्ट कर तो कहाँ जाओ, खुद से करोगे तो इट इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर श्योर। करते हैं लोग, डायरेक्टली बाय करके लोग जाते हैं, ऑम्बुड्समैन के पास जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, करते हैं, होते हैं वहां पे भी, बट इट्स अ हैसल। वहां जाने से पहले इफ यू हैव समबडी हु कैन एक्चुअली हेल्प यू इन दैट, कि यार नहीं आप रुकिए, आपके केसेस तो सही लग रहे हैं मुझे, मैं बात करके देखता हूं और आपका केस रिजॉल्व हो करवा सकते हैं, तो वेल एंड गुड, आपका तो टाइम बचा, आपको तो फाइट नहीं करना, काइंड ऑफ लॉयर ही हो गया ना एक तरह से। तो इंटरमीडिएट आई विल ऑलवेज सजेस्ट शुड बी देयर टू फाइट फॉर यू, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं सर। और ब्रोकरेज जॉब बोल रहे हो, ब्रोकरेज इसमें ऐसा नहीं है कि आपके बीच में इंटरमीडिएट तो आपको ज्यादा पैसा उसको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। प्राइस सेम रहते हैं हर जगह, आप ब्रोकर से लो, आप कॉर्पोरेट एजेंट से लो, आप एग्रीगेटर से लो, या आप कंपनी के डायरेक्ट वेबसाइट से लो, प्राइसेस आर सेम अक्रॉस। अच्छा, सब जगह सेम होता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, ठीक है, उसी पैसे से कमीशन मिलता है, तो प्राइसेस तो सेम है। अब आपको इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट तो कुछ लग नहीं रहा है भाई, अब तो आपको एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, आप तो कहीं से फिर लो, फर्क क्या पड़ रहा है, आप कंपनी तो सेम ही रहेगी जो आपको आपने सेलेक्ट किया। तो अब आप बस यू आर एडिंग अ लेयर कि भाई ये बंदे से लेते हैं, इसका नाम सुना है, थोड़ा सपोर्ट करता है क्लेम्स के टाइम में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस क्या है, इट्स अ प्रॉमिस दैट यू विल गेट अ क्लेम ऑन दैट डे। डंप इट डाउन टू द सिंपल लेवल, बस वही है कि जिस दिन मेरा क्लेम है उस दिन अप्रूव होना चाहिए, वो एक प्रॉमिस है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट, और कुछ भी नहीं है। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस, यही है बस इंश्योरेंस। भाई यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैं अपने चाचा जी से LIC का पॉलिसी लेता हूँ और LIC ने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो मेरे चाचा जी जाके LIC को क्या ही बोल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। रिजेक्शन के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके चाचा जी का एग्जांपल देता हूं, जैसे लेट्स से आपके चाचा जी ने 10 साल से इंश्योरेंस 15 साल से कर रहे हैं, सेम चीज हैंडल कर रहे हैं। आपके चाचा जी को पैटर्न तो समझ में आ गया है कि कब रिजेक्ट होता है, थोड़ा तो आइडिया लग गया कि कंपनी कैसे काम करती है, क्योंकि वो पूछेंगे ना किस बेसिस पे कर रहे हो। पहले तो ये केसेस निकल जाते थे, एक पैटर्न समझ। फॉर एग्जांपल अब मैं डिट्टो का एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया क्लेम्स आए नहीं थे, बट एज क्लेम स्टार्टेड कमिंग, राइट, हमें एक्सपीरियंस होता गया। पहले 1 person वाज हैंडलिंग, ही अंडरस्टूड, ही टॉट 5 more, देन 50 more, 50 member टीम क्लेम हो गई। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि क्लेम्स कैसे एक्चुअली प्रोसेस होता है, वहां पे कैसे सोचती है कंपनीज, उनकी क्लेम डिपार्टमेंट कैसा सोचता है, क्या पैटर्न्स हैं, किस बेसिस पे वो रिजेक्ट कर देते हैं, किस बेसिस पे नहीं करते हैं। कभी कभी उनको लग रहा है कि नहीं ये केस में तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसको हॉस्पिटलाइजेशन इतने दिन क्यों किया। तो आपको बहस करना है कि भाई नहीं, आप कस्टमर के पास बोलकर आपको फर्स्ट कंसल्टेशन रिपोर्ट सबमिट कीजिए, जो भी रिपोर्ट्स आप सबमिट कीजिए, तब वो अप्रूव करेंगे। तो ये जो ब्रिज है, गैप है बीच में, वो एक इंटरमीडिएट सॉल्व कर सकता है। वो आपके चाचा जी भी हो सकते हैं, कोई जिन्होंने अच्छे खासे टाइम से ये कर रहे हैं। मुझे 2 ऐसे स्टोरीज बताओ जहां पर आपके पास एक बंदा आया, बोला कि मैंने इस कंपनी से क्लेम लिया है और इस कंपनी ने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया है और मेरा केस जेन्युइन है, तो आपने उस बंदे के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात करके किस तरीके से नेगोशिएट किया जिसकी वजह से उसका क्लेम अप्रूव हो गया? तो मैं एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चे को निमोनिया हो गया था, ठीक है, उनके पेरेंट्स बच्चे को नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में लेके गए। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ इम्पैनल्ड नहीं है, वहां पे आपको कैशलेस नहीं मिल सकता, वहां आपको पहले पैसे पे करनी है, फिर बाद में रीइंबर्स होता है, ठीक है। तो उन्होंने सारा कुछ किया, हमसे लिया था पॉलिसी, हमने बात किया कि ठीक है, जो भी कंसल्टेशन रिपोर्ट है, जो भी डिस्चार्ज समरी, इंडोर केस पेपर है, सब सबमिट कर देना रीइंबर्समेंट के लिए। उन्होंने कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव कर दिया, बट उसमें से 8,500 रुपये काट दिए, ठीक है। अब 8,500 क्यों काटे, उसमें उसका रीजन है हॉस्पिटलाइजेशन वाज नॉट जस्टिफाइड फॉर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। इतनी लंबा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी बच्चे की, जो भी थी। तो उसे उन्होंने, अब जो नॉर्मल बंदे हैं देख ले कि ठीक है यार, मेरे अगर 1 लाख का क्लेम था, 92,000 आ गया, शायद ऐसे ही क्लेम वर्क करता होगा, मैं तो चलता हूँ, ठीक है। बट हमने बोला कि आप वेट करो, मुझे देखने दो कि क्यों कटा है, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी से कहना यार ये तो जस्टिफाइड नहीं था, इतने लंबा न्यूमोनिया में कौन रहता है, 15 दिन तक है, 16 दिन तक, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर हमने वो केस पेपर पढ़ा, उसे इंडोर केस पेपर्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं आपके हॉस्पिटल में, वो इंडोर केस पेपर बनता है। तो उसमें क्लियरली दिख रहा है कि देयर वाज नेबुलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट गोइंग ऑन टिल द फाइनल डे। ट्रीटिंग डॉक्टर हैज क्लियरली रिटन, उसमें फाइन लाइन में लिखा हुआ है।
उस बेसिस पे तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते क्यों नहीं है, उसको तो चल रहा है ना, उसकी तो इलाज तो चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है इसको ये दवाइयाँ मिल रही थी लास्ट डेट तक। हमने वो बैक एंड फोर्थ किया, वो रिम्बर्स हो गया, 8,500 रुपये में नहीं डिडक्शन हो। तो ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये उन्होंने क्यों नहीं देखा, मिस फ्रॉम देयर एंड। तो इस केसेस में यू नीड समबडी हु कैन डू दैट बैक एंड फोर्थ फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट? तो व्हाट्स बैड इन दैट? माय क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर व्हेन यू बाय पॉलिसी, क्लेम के टाइम में भी कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो इस एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स, लेट्स से बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा एग्जांपल है बट आई विल गिव यू। तो एक बंदे के क्लेम को रिजेक्ट हुआ, ऐसे एक कैशलेस के टाइम पे ही था। उन्होंने कहा कि ये तो यहाँ पे इसका ग्लाइकोमा आ रहा है, पीजी लिखा हुआ है, ठीक है? मतलब क्या होता है? उसको पिगमेंटरी ग्लाइकोमा है, ठीक है? तो उसमें पीजी लिखा हुआ है, कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? अब रिजेक्शन होने के बाद कस्टमर तो बोल रहा है कि हमें तो नहीं है, ऐसा आंखों में कुछ था ही नहीं मेरे, कभी तो पिगमेंटरी ग्लाइकोमा तो है ही नहीं कभी। तो कस्टमर हमने बोला ठीक है, आप जो रिपोर्ट भेजे और जो डॉक्टर ने पीजी लिखा है आप एक बार पूछ के आओ उनसे क्यों लिखा है पीजी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि यार इसका मतलब है प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस है, इट्स नॉट पिगमेंटरी ग्लाइकोमा। कस्टमर को बोला इंश्योरेंस कंपनी की ये तो पिगमेंटरी ग्लाइकोमा नहीं है सर, ये तो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस है। अच्छा, और पिगमेंटरी ग्लाइकोमा उसके कवर्ड डिजीजेस में से एक था नहीं था। कंपनी को लगा कि आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया तो मैं रिजेक्ट मार रहा हूं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस था। इससे भी एक फनी और एग्जांपल है, सिमिलरली एक था एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, अनदर डिजीज समथिंग, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया इज अ डिजीज एंड AML लिख के रिपोर्ट में आ रहा है एंड द कंपनी रिजेक्टेड इट। तो क्या ये डॉक्टर्स के गलत लिखने की वजह से हो रहा है? नहीं, अब डॉक्टर तो ऐसे लिखते हैं, आपको पता ही है यू नो इट फ्रॉम चाइल्डहुड कैसे लिखते हैं, तो अब डॉक्टर के गलत लिखने से नहीं होता है ऐसा, बट ठीक है इंटरप्रिटेशन है। अब डॉक्टर की लैंग्वेज सब समझते हैं, ऐसा नहीं है, बट ठीक है वो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है? आई एम जस्ट गिविंग यू वन फ्यू एग्जांपल वेयर इंटरमीडिएटरी कैन बी हेल्पफुल। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया था, उन्हें रिजेक्ट कर दिया, वापस गए, पता किया क्या प्रॉब्लम है। इट्स लाइक डॉक्टर ने बोला वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया नहीं है, वो एक्टिव मैरिड लाइफ है। एक्टिव मैरिड लाइफ है क्लेम अप्रूव हुआ। तो बेसिकली द इंटरमीडियरी helps you reassess your case yes in such a way that the insurance company might sometimes overlook merely because of the scale of systems that they have. Yes, but the intermediary correct can give you personal attention, correct, which technically the insurance company is supposed to give you. yes correct, क्योंकि उनका स्केल इतना ज्यादा है, आप हर केस उनके लिए कॉमन केस ही है, आपको अटेंशन कोई दे नहीं रहा है ना, सिंपल सी बात है। इंटरमीडिएट पे वहां पे आता है कि आपको हम पर्सनल टच दे रहे हैं, कोई भी इंटरमीडिएट हो, कोई आपको एक पर्सनल टच तो दे रहा है कि ठीक है मैं आपका केस असेस करता हूं सर, आपने हमसे लिया है, आई विल हेल्प यू। गॉड, स्टेप नंबर 4 क्या है? इंटरमीडिएट मैंने चूज कर लिया, मान लो मैंने डिटो को चूज कर लिया, ओके अब आपको बताना है, पहले तो सब कुछ डिस्क्लोज करना है, जो भी आपको, किसको? आपने डिटो एक सेलेक्ट कर लिया एज एन इंटरमीडिएट, आपने अब कंसल्टेशन कॉल पे आए, ठीक है, 30 मिनट के कंसल्टेशन कॉल पे आए, अब आपको वहां पे कवर अमाउंट आपने ऑलरेडी डिसाइड किया, हाँ मुझे इतने कवर अमाउंट पे जाना है, आप एडवाइजर से बात करके कंफर्म कर सकते हो कि इतना सही है मेरे लिए, सही रहेगा कि नहीं, एंड देन इट विल बी लाइक कि अब एडवाइजर आपसे जानना चाहता है कि आप जिसके लिए ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो या फैमिली के लिए ले रहे हो, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर खुलता है, सबसे ज्यादा मिस सेलिंग यही होती है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरी माताजी थायरॉक्सिन लेती हैं, ठीक है, माय ओन मॉम टेक्स थायरॉक्सिन एंड उनको थायराइड है, ठीक है, बट आप उनसे पूछो जाके कि कुछ है, बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या होता है, हिंदी में यही होता है ना, आप पूछ रहे कुछ बीमारी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है आपको, बस ये टैबलेट रात में लेना, हो गया। अभी मेरे को फाउंडर से ही बात हो रही थी, सेम एग्जाम्पल है, उनकी मॉम से पूछो आप कोई है, नहीं, 5 टैबलेट लेती हैं वो रात में, क्योंकि डॉक्टर ने बोला बीमारी नहीं है, बस ये टैबलेट ले लो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो आपको मोर्टेलिटी रिस्क के लिए असेस करता है, इंश्योरेंस कंपनी तो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए असेस कर रही है, तो उनके लिए तो डायबिटीज भी रिस्क है, थायराइड भी रिस्क है, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना, कोलेस्ट्रॉल, ऑल दैट आर रिस्क टू देम, बट आपने वहां जाके बोला कि कोई बीमारी थोड़ी है मुझे, प्री एग्जिस्टिंग क्यों है। तो बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये कस्टमर के बोलने नहीं बोलने पे रिलाई क्यों करते हैं? व्हाई डोंट दे जस्ट गेट अ ब्लड टेस्ट डन एंड दे कैन गेट एवरीथिंग?
नहीं वो तो हुआ है ना उनका, वो तो ले रहे हैं, डायबिटीज के टैबलेट आप ले रहे हो, थायराइड के ले रहे हो, वो तो हो चुका तभी ना आपने डॉक्टर लिया। प्रॉब्लम ये है कि वहां पे आप डिस्क्लोज नहीं करें क्योंकि आपको लगता है वो बीमारी ही नहीं। अब एक बेसिक एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल सा है। देयर वाज अ क्लाइंट, वन ऑफ द 100 क्लाइंट ऑफ डिटो, आई वाज एडवाइजिंग हिम। उन्होंने बताया कि एक ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, नॉर्मल ट्यूमर था, डॉक्टर ने बोला ठीक हो गया, महीने जो भी था ठीक हो गया। हमने रिपोर्ट मंगाई कि आप रिपोर्ट भेजो, जो भी है ट्यूमर देखते हैं, अगर कुछ भी नहीं था तो मिल जाएगी पॉलिसी। ट्यूमर रिपोर्ट देखा, आई माई सेल्फ सॉ दैट रिपोर्ट, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कार्सिनोजेनिक, कैंसरस, इट्स अ कैंसर, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसरस है, तो वो कैंसरस ट्यूमर था। कोई इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगी उस केस में, आइदर परमानेंट एक्सक्लूजन या तो मिलेगा ही नहीं आप, राइट। बट उसने क्यों बोला? वो झूठ नहीं बोलना चाह रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला तो कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्मल सा है, वो तो हो जाएगा। वो कैंसर का नाम यूज नहीं किया, उसको लगा इनकी जरूरत नहीं है, क्यों उनको स्ट्रेस देना, राइट। और वो ठीक हो गया क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज था, कुछ नहीं और सब ठीक हो गया। उन्होंने डिस्क्लोज करना नहीं समझा। अब ये प्रॉब्लम बहुत आती है क्योंकि मिस सेलिंग यहीं पे होती है। आप जिस एजेंट से ले रहे हो, एडवाइजर से ले रहे हो, हर जगह ये सेल्स टारगेट का प्रेशर रहता था, बस ले लो ले लो ले लो ले लो। दे जस्ट वेंट विद द फ्लो, लोग ऐसे ही करते हैं। बट एट डिटो में वो सेल्स टारगेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है, क्योंकि हमें पता है वो जहां रहेगा लोग पुश करते हैं लेने के लिए। और आपको अगर कुछ है भी तो दे आर लाइक ठीक है कुछ नहीं हो। आप यहां पे प्रॉब्लम आती है। एडवाइजर आपको प्रॉड करेगा नहीं, आपको ये आप टैबलेट लेते हो येस और नो। डायबिटीज है, प्री डायबिटिक वाले भी छोटे टैबलेट, वो डायबिटीज नहीं बोलते उसको, टैबलेट ले रहे हैं लेकिन वो भी डायबिटिक में ही काउंट होता है। आपको इंश्योरेंस कंपनी HbA1c पूछती है, आपका HbA1c दिखाना है, बताना है, तो एडवाइजर आपको बताएगा कि हाँ भाई आपका ये डिस्क्लोज करना है। भाई तो मेरा एक क्वेश्चन ये है, ब्लड टेस्ट करके हम रिपोर्ट को अपलोड करके सारे फॉर्म्स ऑटोमेटिकली भरवा क्यों नहीं देते? ब्लड रिपोर्ट आप मांग सकते हो, ठीक है, शेयर करो अगर आपने करवाया है। अगर आपको नहीं पता, आप टैबलेट ले रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, जो भी अगर कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां क्लाइंट खुद ही बोल रहा है कुछ नहीं लेता मैं, कुछ नहीं है मुझे, तो आप क्यों मांगोगे? बट क्यों जाना क्लाइंट की वर्ड ऑफ माउथ पे? क्योंकि क्लाइंट सारी कंपनी के अगर लोग के पास ब्लड रिपोर्ट नहीं है तो आप क्यों मांगोगे उनसे? तो करवा ब्लड टेस्ट। वो मेडिकल टेस्ट सबका नहीं होता, बिकॉज इट्स फॉर यू आर राइट कि करना चाहिए, इट्स अ मेडिकल स्क्रीनिंग सबकी हो, ब्लड टेस्ट करवाओ सबका। बट आई थिंक सब में केस में नहीं होता, बिकॉज अगेन इट्स एन एडिशनल कॉस्ट, हु विल बेयर दैट? इंश्योरेंस कंपनी ऑफ कोर्स कैन डू दैट, बट दे डोंट डू इट। बट अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वो कॉस्ट मान लो बेयर कर दिया और इंश्योरेंस प्रीमियम में थोड़ा सा ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू आर राइट, बट दे डोंट डू दैट, नोबडी डज दैट। दे डू मेडिकल्स फॉर अ सर्टेन केसेस where they of course feel कि it could be like high aging cases में होता है, मतलब basically 60 plus 50 plus में कुछ में तो mandatory होता है screening, medical screening, but again driven by you know just getting the logins and this thing, most of the companies don't do that। क्योंकि आइडियल केस में तो yes होना चाहिए। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी होता yes तो पेशेंट जितना हेल्दी रहेगा उतना मैं पैसा कमाऊंगा। yes, तो इस केसेस में ना कुछ चीजें उन्होंने अच्छी की हैं। तो बेसिकली आप जो बोल रहे हो वो लॉगिन के टाइम पे नहीं है, बट रिन्यूअल्स के टाइम में आपको एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है, उसमें आप ब्लड टेस्ट करो, आपको पैसा रिइंबर्स आएगा। कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। हमने देखा कि 10-12 क्वेश्चनर्स होते हैं। जनरल ट्रेंड इज व्हाट, नेक्स्ट नेक्स्ट, सब सेलेक्ट ऑल नेक्स्ट, सेलेक्ट ऑल नेक्स्ट, पेमेंट हो गया, घर जाओ। इवन वी फेल्ट कि इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, यू नो, कोई पढ़ नहीं रहा है, जबकि उसमें 12 क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि आपको ये चीज है क्या, these things are with you, कोई पढ़ नहीं रहा। What we disabled that select all options, आप एक एक करके आप सेलेक्ट करो, पढ़ो। That added that actually led to the reduction in those kind of cases। तो here if you see it's counterintuitive कि थोड़े फ्रिक्शन लाना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है, यू नो, नॉन डिस्क्लोजर आ रहे हैं। इन जनरल सी इफ यू सी इवन इन आवर कंपनी वी हैव सीन 20% ऑफ द क्लेम गेट्स रिजेक्टेड, 80% जनरली गेट अप्रूव्ड। 20% ऑफ द केसेस होता है, उसमें केसेस में आते हैं कि कुछ केसेस जो स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड में थे, कुछ नॉन डिस्क्लोजर में थे, ऑल दैट। तो 80% डू गेट अप्रूव्ड पार्शियली और व्हाटएवर इट इज, बट 20% में प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें वो फॉल्स इन द डिफरेंट बकेट। तो इफ यू असेस क्लियरली, इन अ गुड एडवाइजर आई एम टेलिंग, दे नो दैट प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, एंड बेस्ड ऑन दोज फीडबैक्स हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल
द क्लेम्स टीम इज इन कॉन्स्टेंट टच विद एडवाइजर. फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट है, फॉर एग्जाम्पल डिट्टो का क्लाइंट है, बट डिट्टो के अंदर भी एक सर्टेन एडवाइजर का क्लाइंट है, वो उसमें ऐसी प्रॉब्लम आई, क्यों आई, आपने क्यों नहीं बताया? बैक एंड फोर्थ वो लूप है, क्लियर. आपको बताना चाहिए था आपने गलती की है. देयर इज अ क्लियर मैकेनिज्म फॉर दैट, सो दैट दिस एडवाइजर इज ऑल्सो एजुकेटेड कि नेक्स्ट टाइम ऐसे गलती नहीं करना है, आपको प्रॉड करना है प्रॉपरली. देयर इज अ क्लियर मैकेनिज्म. And I will tell you one more example, very interesting. I met recently one of the big broker of Bombay, one of the very big broker. They asked when we were discussing about claims, they asked us a very interesting question. Claim आता है तो आपको पता कैसे चलता है कि claim आया है आपके customer का? One of the big brokers asking this, we was surprised कि how come आपके पास API नहीं है? क्लेम की भी एपीआईज होती हैं कि अगर आपकी क्लाइंट्स कस्टमर ने लिया है तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा ईमेल पे कि क्लाइंट है, आप रीच आउट करो और पूछो कि कोई दिक्कत आ रही है क्या. तो देन वी ऑल रियलाइज कि दीज बिग ब्रोकर्स ऑल्सो, ट्रेंड क्या था इंडस्ट्री में पहले कि पहले बेचो, ठीक है, क्लेम तो आपको कंपनी देगी. देयर आर फ्यू ब्रोकर्स एज वेल दैट कि उनको क्लेम की गारंटी नहीं दे रहे, वो आपको अच्छा एडवाइस दे रहे हैं, बाकी क्लेम तो कंपनी का है. गॉट इट. तो इसमें दो चीजें आ जाती भाई. एक तो डिस्क्लोज एवरीथिंग करने से पहले ब्लड टेस्ट कर लो, रिकमेंडेड है ना? यस, ट्रू, यस. ब्लड टेस्ट कर लो, एक बार डॉक्टर से बात कर लो ताकि आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएं, ताकि जब आप एक ब्रोकर के साथ कॉल पे जाओ या एडवाइजर के साथ कॉल पे जाओ, आपके ओपिनियन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि आपको क्या है क्या नहीं. आपके ब्लड रिपोर्ट के ऊपर डॉक्टर ने जो बोला है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको कुछ है कि नहीं है. करेक्ट. एंड फॉर दोज ऑफ यू वाचिंग दिस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो ब्लड रिपोर्ट में दिखेगा. अगर आपका लिवर कंडीशन ठीक नहीं है तो आपको ब्लड रिपोर्ट में दिखेगा. अगर ऐसी कोई भी अंडरलाइंग कंडीशन है जिसका पॉसिबिलिटी आगे हो सकता है, वो भी ब्लड रिपोर्ट में दिखेगा. तो अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका पॉसिबिलिटी है, उसका पॉसिबिलिटी है, तो उसको छोड़ मत देना, उसका लिस्ट बना के रखना, उसके लिए सप्लीमेंट लेना जिससे आप हेल्दी हो जाओ. और जब आप इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ कॉल पे जाओगे तो उनको ये सारी चीजें बता देना. क्या हम डिट्टो को ब्लड रिपोर्ट भेज सकते हैं कि हमें इसको पढ़ना नहीं आता, आप ये ब्लड रिपोर्ट पढ़ लो? गॉट इट. सो डिस्क्लोज एवरीथिंग में पहले नो एवरीथिंग है और फिर डिस्क्लोज एवरीथिंग है, क्योंकि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप डिस्क्लोज क्या करोगे? तो पहले ब्लड रिपोर्ट ले लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, एक रिपोर्ट ले लो, और उस रिपोर्ट को ब्लड रिपोर्ट के साथ अगर आप इंश्योरेंस ब्रोकर को भेजते हो या इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हो, उससे बेटर प्रूफ कुछ हो नहीं सकता. तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो ओपिनियन है उसमें आप रिलाई नहीं करो. क्योंकि गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब डिल्यूजन में रहते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सबको कुछ ना कुछ कंडीशन होगा और शायद कुछ ना कुछ कंडीशन है भी. बस इतना है कि थोड़ा रियलिस्ट बनो और उसको एक्नॉलेज करो, नहीं तो जिस दिन हॉस्पिटल जाओगे उस दिन कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, एंड दैट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग. सो नो एवरीथिंग एंड डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द ब्रोकर. ओके, तो ये हमने इंश्योरेंस ले लिया, तो अभी सब कुछ सॉर्ट हो गया. भाई अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं उसके बाद लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है? तो आई थिंक व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, राइट, यू शुड हैव ऑल द रिपोर्ट्स विथ यू. यू शुड टेक ऑल द रिपोर्ट्स, फर्स्ट कंसल्टेशन रिपोर्ट, अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं तो सारे रिपोर्ट्स यू शुड कीप फॉर फ्यूचर यूज. बिकॉज आप जब क्लेम करते हो कभी भी, दे विल आस्क एवरी सिंगल रिपोर्ट्स. कभी भी सर्जरी हुई है, कुछ भी हुई है, यू मस्ट कीप दोज रिपोर्ट इन रिकॉर्ड, माइनर मेजर सब, एवरीथिंग यू कीप, बिकॉज फॉर देम एवरीथिंग इज अ रिस्क. छोटा है बड़ा है कुछ भी है, ये बहुत गलतियां होती हैं. और बेस्ट थिंग ऑलवेज टू डू इज टू गो विथ अ नेटवर्क हॉस्पिटल. नेटवर्क हॉस्पिटल मतलब जो आपने इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, जो हॉस्पिटल वो कवर करती है, उसी हॉस्पिटल में जाइए. बिकॉज देयर इज ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ड बिटवीन दैट हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी, देयर इज ऑलरेडी एन अंडरस्टैंडिंग बिल्ड. तो chances of you getting your claim speed through easily is very high. and आपको कैशलेस मिल रहा है ना, आपको पैसा नहीं देना, राइट? तो वो करने की 100% जरूरत है. कैशलेस में ही जाना, नेटवर्क हॉस्पिटल में जाना चाहिए. और कभी भी फ्यूचर में या उस समय कभी भी रिपोर्ट्स है, यू सेव ऑल दोज रिपोर्ट्स. बिकॉज नहीं मिलने पे यू आर बेसिकली मेकिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज डिफिकल्ट, दैट की यार व्हाई ही इज हाइडिंग और ही और शी इज हाइडिंग समथिंग, राइट? तो बेस्ट प्रोबेबिलिटी इज टू ऑलवेज कीप ऑल दोज रिकॉर्ड हैंडी. गॉट इट. भाई आपने बोला नेटवर्क हॉस्पिटल. नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है और लोग नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनका टाइप्स है विद लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स. किसी के 10,000 प्लस हैं, 13,000 प्लस है. देयर आर लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जिनके साथ उन्होंने टाइप किया है. दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि इफ माय कस्टमर कम्स टू यू,
we will have a understanding that we can authorize a cashless claim. उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग से आप मुझे रिपोर्ट्स भेज देना, मैं प्री ऑथराइजेशन दे दूंगा, एंड देन आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन इज डन, आफ्टर द सर्जरी और व्हाटएवर इज डन, I will process. You send me the discharge summary and all the indoor case papers. I will process the claim. उनको देने की जरूरत नहीं होगी. जहां पे भी आपको कैशलेस मिल रहा है वो नेटवर्क हॉस्पिटल से, उस पर्टिकुलर कंपनीज के. नॉन नेटवर्क वो है जहां पे आपको नहीं मिलेगा कैशलेस. सिंपल, ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. बिकॉज कैशलेस इसलिए मिल रहा है क्योंकि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बिल्ड बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड द हॉस्पिटल. तो कैशलेस मतलब मैं हॉस्पिटल में जाके एडमिट होके आ भी जाऊं और मुझे बिल देखने की भी जरूरत नहीं है. बिल देखने की जरूरत नहीं है. यस, कुछ करने की जरूरत नहीं है. आपको बस अपने पॉलिसी देनी है. हॉस्पिटल विल कोऑर्डिनेट विद दैट. मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है हॉस्पिटल? आपके जो भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा, सॉफ्ट कॉपी होगा, वो आपको पॉलिसी नंबर देनी है, किस कंपनी का है आपको पता होगा, बताइए, आप हो जाएगा. बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना. नथिंग यू हैव टू डू. कुछ भी पेमेंट जनरली नहीं करनी पड़ती. अगर इफ यू हैव टेकन अ राइट पॉलिसी, 100% ऑफ द क्लेम विल गेट सेटल्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम. गॉट इट. तो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर मैं जाता हूँ तो क्या मुझे नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है. द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू पे अपफ्रंट कैश. जो भी आपको पैसा देना है वो आपकी जेब से जाएगा. कैशलेस नहीं है तो उसका इंटरेस्ट इनकम है जब तक आपका पैसा नहीं आता, वो लॉस हो. ठीक है. और बाद में उसका रिइंबर्समेंट हो जाता है. ठीक है भाई. ये जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो लोगों को मिलता है, क्या वो ब्लाइंडली अपने कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं अगर वो बहुत बड़ी कंपनीज है तो? आई डोंट थिंक सो. रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट हॉस्पिटलाइज्ड और उसको ये लग रहा था कि यार सब, उसके पास कोई पर्सनल इंश्योरेंस नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, एंड ही वाज लाइक यार मेरी तो कंपनी इतनी बड़ी है, सब कवर हो जाएगा. तो जब हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में उसने कॉल किया, थोड़ा हेल्प करना है, तो आई वेंट देयर, एंड जब हमने निकाला कॉर्पोरेट इंश्योरेंस का ब्रोशर, 5 लाख का ही कवर था सर. सिर्फ 5 लाख, बाकी आपको अपने जेब से करना है, विच वाज शॉकिंग. और बिल कितना है? बिल ऑब्वियसली 10 लाख प्लस आया, बिकॉज उन्होंने ही वॉज कॉन्फिडेंट कि ऑब्वियसली ही कैन अफोर्ड, ही इज वर्किंग एट अ गुड प्लेस, वो अफोर्ड कर सकता है. बट वो शॉकिंग था, मेरे लिए भी शॉकिंग था. सिंगल रूम रेंट लिमिट था और 5 लाख का ही कवर था, बहुत शॉकिंग था. एक चीज और ऐड करें कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस आपका क्या है, यू नीड टू सी दैट. ठीक है, अगर फिर भी अगर काफी अच्छा है, बट आप उस जॉब में रहना चाहोगे लॉन्ग टर्म में कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज द मोमेंट आप जॉब छोड़ते हो, वो कंपनी तो कवर नहीं करेगी, राइट? तो अब नेक्स्ट कंपनी में जा रहे हो, अगर वो कवर करती नहीं है तो वो रिस्क है. तो जिस महीने में जॉब छोड़ता हूँ उस महीने से कंपनी कवर करना बंद कर देगी? काफी कंपनीज यही करती है. यस, मेजॉरिटी करती है. कुछ हैं जो एक्सेप्शन है, बट बहुत सारी तो यही करती हैं. यू मस्ट हैव हर्ड कि ले ऑफ्स होते हैं, उसमें कंपनी कहती है कि हम आपका एक नेक्स्ट 1 ईयर तक भी कवर कर रहे हैं. कुछ कंपनीज ने ऐसा किया था, नॉट टू मेक देयर एम्प्लॉय फील बैड, तो दे एक्सटेंडेड 1 लाख फॉर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा, बट उसके बाद नहीं करते. और क्यों करेंगे? तो आपके कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में भी आपने पहले तो कवर का अमाउंट देखना चाहिए. यस. और 10 लाख से 5 लाख से कम है तो मैं क्या करूं, एक और इंश्योरेंस लूं? यू शुड टेक 100%, यू शुड टेक, क्योंकि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो कॉस्ट टू कंपनी. तो वो तो आपको कवर करेंगे, आफ्टर जॉब तो नहीं करेंगे ना कवर. तो आपको देखना है कि भाई क्या एडिक्वेट कवर है कि नहीं है. तो इट इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम डे 1 दैट यू शुड हैव अ पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट 1, फॉर श्योर 100%. कॉर्पोरेट का एक फायदा है कि डे 1 से सारे कवरेज मिलते हैं फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिजीजेज, मोस्टली सारे, पेरेंट्स का हो या आपका, अगर वो कवर करती हैं तो, क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस पेरेंट्स भी कवर्ड होते हैं, डिपेंडेंट्स. भाई कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में ऐसे कौन से लूप होल्स है जिनके बारे में कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ने अवेयर होना चाहिए? जैसे आपने बोल दिया कवर अमाउंट एक हो गया, क्या कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जैसा आपने बोला कि ये तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो क्या कंपनीज कॉस्ट कटिंग के चक्कर में बेकार इंश्योरेंस ले लेती हैं? बेकार इंश्योरेंस नहीं है. सो उसमें क्या होता है कि दे डू वांट टू सेव कॉस्ट. फॉर एग्जांपल, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ डिट्टो में. हमने कवर 5 लाख 10 लाख का ऑप्शन दिया है लोगों को, ठीक है, और बहुत सारी कंपनी में थोड़ा कॉस्ट इंप्लॉइज भी पे करते हैं, ठीक है, शेयर्ड होता है, कुछ कंप्लीटली नहीं करते, कुछ शेयर्ड होता है. तो उस कॉस्ट में अब जब आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने लिया है वो आपको एक रेट चार्ट देती है, ठीक है. अगर आप उसमें कोपे सेलेक्ट करते हो, कोपे मतलब कि को पेमेंट होगा, ठीक है, कि अगर क्लेम आया तो उसमें 20% मेरा एम्प्लॉय पे करेगा, 80% कंपनी पे, तो उस कंपनी का कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है. तो अगर आपने ऐसा देखा कि आपके कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में 20% का कोपे है, 30% का कोपे है, तो इसका मतलब है 30% पैसा तो एट द एंड आपको ही देना है.
फिर तो मतलब नहीं रहा ना। अगर ये कवर अमाउंट एक्सीड करती है तो कवर अमाउंट एक्सीड करती तो नहीं, आपकी कंपनी को आपको 1 लाख का भी क्लेम आपका आया, 5 लाख का कवर है, 1 लाख का भी, उसमें भी 30,000 आपको ही देना है, क्योंकि को पेमेंट है। उन्होंने को पेमेंट सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि उनको कम पैसा भरना है ना इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है। तो वो डिसाइड करना पड़ता है, अगर वो उन्होंने नहीं लिया ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा पे करेंगे, उनका प्रीमियम हाई होगा कॉर्पोरेट का। तो वो इसीलिए यू हैव टू असेस कि क्या है मेरे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस मेरी है, उसका सेशन होता है हर कंपनी में बकायदा, क्या है कवर, क्या नहीं कवर है, क्या हो सकता है, वो आपको अटेंड करना है, 100% करना है। बिकॉज आई वॉज शॉक्ड, टेक जाइंट हैविंग 5 लाख कवर, आई वॉज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड। तो वो फर्स्ट थिंग यू शुड डू, एवरीबडी शुड डू, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन सी कि क्या कवर है। दूसरा ये चीज है कि वेदर दे आर कवरिंग डिपेंडेंट्स और नॉट, वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल हमारे ही कंपनी में काफी लोग हैं जिनके पेरेंट्स को कोमॉर्बिडिटी, अगेन कोमॉर्बिडिटी मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जो कोई कंपनी कवर नहीं करेगी, मतलब पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा ही नहीं पर्सनल हेल्थ, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां, कोई रिस्क ही है। कॉर्पोरेट में वो कवर होता है, तो आप अपने डिपेंडेंट को भी इंश्योर कराओ, वो बहुत अच्छी चीज है कॉर्पोरेट हेल्थ में, डेफिनेटली वो और कहीं नहीं मिल सकता बेनिफिट दैट वी हैव सीन। तो जो जिनको कहीं नहीं मिलता है कोमोडिटी, वो कॉर्पोरेट हेल्थ में कवर होता है। अगर होते हैं डिपेंडेंट तो मेक श्योर यू कवर योर पेरेंट्स आल्सो। गॉट इट, अंडरस्टूड भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉपअप्स। इंश्योरेंस में कौन से टॉपअप्स कराने चाहिए? क्योंकि जब मैंने अपना इंश्योरेंस लिया तो मैंने वहां पे देखा था कि स्वीट रूम भी मिलता है और डीलक्स रूम भी मिलता है, वो सब क्या है? तो सी ये सारे अब मोस्टली पॉलिसीज अब ऐसे आ गए हैं जिसमें कोई रूम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी रूम जाके रह सकते हो, ठीक है। बट हाँ, स्वीट रूम लोगे। अब इसमें क्या होता है इंश्योरेंस में कि आपकी सेम इलाज हो रही है, सेम डॉक्टर विजिट कर रहा है, सेम शिफ्ट ऑफिसर हो रही है, सेम मेडिकेशन चल रही है, बट आप सिंगल रूम में जा रहे हो, डिलक्स रूम में जा रहे हो, सूट रूम में जा रहे हो, चार्जेस बिल्कुल ही डिफरेंट है सारी चीजों के। ऐसा नहीं है कि रूम के चार्जेस अलग है, नहीं, रूम के और सेम डॉक्टर विजिट कर रहे हो, डॉक्टर का चार्ज, शिफ्ट ऑफिसर या डॉक्टर चार्जेस वो डबल ट्रिपल होता जाएगा सिर्फ रूम चेंज करने से। तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपना कवर अमाउंट एक्सीड कर जाओगे। यस, पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादा चार्जेस आएंगे, वो डिपेंड करता है कितना कवर ओनली, बट यस 100% इंक्रीज हो जाएगा। तो उस केसेस में क्या होता है बहुत कि अब रिसेंटली 1 CR कवर, 2 CR कवर ऐसा चलता है, राइट। तो जरूरत नहीं है कि कोई 1 CR कवर ले स्ट्रेट, 10 लाख का, 15 लाख का यू कैन टेक अ बेस प्लान, उसके ऊपर टॉपअप आता है 50 lakhs या 60 lakhs का। दैट टॉपअप इज बेसिकली नथिंग, अ स्मॉल अमाउंट दैट यू आर पेइंग इन केस समथिंग हैपन। बेस प्लान आपका है 10 लाख का, जो आपकी 10 लाख तक को सारा कवर करेगा। 10 लाख से ऊपर कुछ भी उस बिल में आया तो वो टॉपअप आपका कवर कर देगा। अभी मुझे बताओ, क्या टॉपअप मैं इंश्योरेंस लेने के बाद ले सकता हूँ? यस। क्या टॉपअप मैं बीमारी होने के बाद ले सकता हूँ? बीमारी होने के बाद आप लोगे तो आपको डिस्क्लोज करना है कि क्या है आपको। नहीं, मतलब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरा बिल शायद 25 लाख रुपए आ सकता है, तब नहीं ले सकते तब नहीं ले सकते ऑफ कोर्स। ये तो फिर इंश्योरेंस कैसे रहा, प्रेडिक्टेबल है ना ये तो, यू कैन असर्टेन इट। तो अगेन इट विल कम अंडर नॉन डिस्क्लोजर्स, राइट, कि आपको था, आपको पता है, तब आपने टॉपअप ले लिया। तो टॉपअप का सिंपल वही है कि अगर एक्सीड हो गया तो आपको 25 लाख के लिए पैसा नहीं पे करना, 10 लाख का ही पैसा है, बट आपका 10 लाख एक बार कवर होता है, बट बाकी टॉपअप पे कर दे। वो आपका कॉर्पोरेट से भी होता है। अगर कॉर्पोरेट में आपका 10 लाख है, कॉर्पोरेट आपको 10 लाख कवर कर रहा है, बट आपके पास टॉपअप है, तो you can actually show the 10 lakh का this thing and take the top up from the other company. So it is a good to have top up if in case you want to plan for that uncertain event, जहाँ पे ऐसे केसेस आ गए जहाँ पे आपको 50 लाख का बिल आ गया, 60 लाख का बिल आ गया, बट इन जनरल 99% ऑफ द केसेस में यू डोंट नीड, 99% केसेस में नहीं चाहिए होता। तो आई वुड सजेस्ट, हाँ, गुड टू हैव बट नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अंडरस्टूड भाई। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, मुझे ना हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बिजनेस मॉडल को देख के ये लगता है कि जैसे ही हॉस्पिटल को ये मालूम पड़े कि इसका 10 लाख का कवर है तो 10 लाख का बिल बना सकता है और पेशेंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी इसको रीइंबर्स कर देगा क्योंकि वो नेटवर्क हॉस्पिटल में है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है ना कि हॉस्पिटल जानबूझ के पेशेंट के लेस कॉम्प्लिकेटेड केस को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दे, उसको ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रखे, जिससे हॉस्पिटल ज्यादा पैसा कमाए। यस होता है। तो इस केसेस में देयर इज अ क्लॉज जो इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। बेसिकली जैसे मैं निमोनिया का एग्जांपल दिया था आपको कि हॉस्पिटलाइजेशन फॉर दिस लॉन्ग वाज नॉट जस्टिफाइड, तो इंश्योरेंस कंपनीज विल काउंटर दिस टू हॉस्पिटल कि ये जस्टिफाइड नहीं है। बट ये जो आपने बोला वो निमोनिया के केस में पैसा तो कस्टमर को भरना पड़ा। एग्जैक्टली। तो इस केसेस में दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देयर आर फ्रिक्शंस, देयर आर नोट्स वेयर हॉस्पिटल आल्सो नो इफ आई डू go beyond, there is a chance that
इंश्योरेंस कंपनी विल नो लॉन्गर इम्पैनल टू मी और ब्लैक लिस्ट में। रिवर्स भी होता है, रिसेंटली सुना होगा कि बहुत सारे हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि वी विल नॉट कवर सर्टेन कंपनी का कैश, क्यों ऐसा? बिकॉज उनका एग्रीमेंट नहीं हो रहा था और दे आर नॉट पेइंग ऑन टाइम, समथिंग देयर आर इश्यूज बिटवीन देम। तो दोनों साइड वर्क करता है। तो इट्स अ रिलेशनशिप दैट वर्क्स ऑन गुड फेथ। तो both agrees, but yes, inflationary ये सब होता है, but there is a chance that either insurance company will blacklist that hospital in case they do again and again. But yes, you are right that it might happen that they are forcing the customer को bear करना। तो क्या मैं इस ब्लैकलिस्ट को एक्सेस कर सकता हूँ? ब्लैकलिस्ट हो गया तो उस इंश्योरेंस कंपनी से तो एक्सेस नहीं कर सकते, आपको रिइंबर्समेंट में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो HDFC ने ABC हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट कर दिया, फिर वहां नहीं जा सकते। यस नहीं, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि HDFC ने ABC हॉस्पिटल को ब्लैकलिस्ट किया है? यस, वो लिस्ट है, वो लिस्ट आ जाती है ऑनलाइन। नेटवर्क लिस्ट, नॉन नेटवर्क लिस्ट और ब्लैकलिस्ट लिस्ट के भी हाँ लिस्ट आती है। वो हॉस्पिटल्स की लिस्ट है आपके पास कि आप ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल का भी देख सकते हो। इट्स नॉट अ दिस थिंग। इसीलिए पहले जाके वही बात करना होता है हॉस्पिटल में कि ये कवर होता है कि नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के काउंटर पे ही आपको बता देंगे कि यार इस इंश्योरेंस कंपनी का हमारा क्या है। मोस्टली यू विल गेट टू नो देयर ओनली, बट हाँ ब्लैकलिस्टेड तो बहुत सारे हैं, दैट इज ऑल्सो लिस्ट। ठीक है ब्रो। एंड लास्टली इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, कि अगर मैं आपसे क्लेम ले लूं तो आप खुशी खुशी मुझे बेच तो दोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है एज एन इंश्योरेंस कंपनी आप तभी पैसा कमाओगे जब मैं आपके पास आऊं ही ना, या फिर जब आप मेरा क्लेम रिजेक्ट करोगे। तो आपका प्रॉफिट तब होगा जब मैं एज अ कस्टमर लूज करूंगा। करेक्ट। तो इसमें एक बंदे ने इंश्योरेंस कंपनी में ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? दैट्स अ वैलिड पॉइंट एक्चुअली, कि same person has to pay the money and so there is always a friction sometime, conflict of interest बोलो या फिर आप बोलो क्या, and a lot of health insurance company if you see loss making है, mostly loss making company है, and that's why you see premium hikes, right? तो बहुत सारे केसेस स्टार्टिंग से ही होते हैं। मिस सेलिंग क्यों होता है? सिंगल रीजन वही है कि फर्स्ट मिस सेलिंग का रीजन तो ये है कि द एडवाइजर इज ऑल्सो इग्नोरेंट इन द सेंस, क्योंकि आपको एडवाइजर बनने के लिए इंश्योरेंस बेचने के लिए क्या चाहिए? आपको 12th पास होना है बस, ठीक है। IRDA का एक एग्जाम देना है, 15 नंबर आ गए, पहले तो 18 होता था उसमें, अब तो ग्रेस मार्क्स आ गए, हो गया 100 में से 15, 50 में 15, ठीक है। वो 18 होता था, उसको ग्रेस मार्क करके 15 किया है शायद, तो हो गया। यू कैन सेल। सो समटाइम दिस पर्सन इज ऑल्सो इग्नोरेंट, राइट? उसको भी नहीं पता वो क्या बेच रहा है। 7 दिन की ट्रेनिंग हुई है, बस हो गया, इम्पैनल्ड हो गया, वो बेचने लगा। एक तो वो होता है, दूसरी बार रेवेन्यू टारगेट्स मीट करने का, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई पुश करना है, राइट? तो इंश्योरेंस कंपनीज एट द एंड ऑफ द डे, सी एज आई सेड 80% ऑफ द क्लेम गो थ्रू विदाउट अ प्रॉब्लम विथ पार्शियल और फुल सेटलमेंट। 20% में जहां दिक्कत आती है उसका रीजन वही है। अ लॉट ऑफ मेनी टाइम्स there is a thing called tech error, sometime tech error होती है, sometime hospitalization not justified, specific illness waiting period, a lot of other things। जो फॉर एग्जाम्पल एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं बताता हूँ, which happens due to misunderstanding. It's kind of a very crazy mis-selling हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड, ओके, डेंटल ट्रीटमेंट्स आर कवर्ड, बट ऑन इफ द नेक्स्ट पेज इफ यू गो, डेंटल ट्रीटमेंट ओनली कवर्ड इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब क्या हुआ इसका? आपने तो पढ़ लिखा कि डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड है, एक पेज में लिखा है पॉलिसी वर्डिंग में, तो आपने कहा ठीक है मैं रूट कैनाल करवाऊंगा और आई विल गेट इट डन, आई विल टेक द मनी फ्रॉम यू, बट आप जाके वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो कब कवर होगा? आपका एक्सीडेंट हो गया एंड देन यू नीड अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीथ और समथिंग ड्यूरिंग दैट, देन इट विल बी कवर्ड। तो जिसने ढंग से नहीं पढ़ा विल गेट रिजेक्टेड। तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो कंफ्यूज कर सकता है सबको, कंफ्यूज। दैट्स व्हाई आई मीन ये मिस सेलिंग का पॉइंट और ये ट्रस्ट डेफिसिट का पॉइंट यहाँ से आ जाता है, बिकॉज अ गुड एडवाइजर विल टेल यू कि भाई ये चीज में ऐसे नहीं होता डेंटल ट्रीटमेंट, तो इस पेज में लिखा हुआ है, यहाँ तो क्लियर लिखा है डेंटल ट्रीटमेंट कवर्ड, बट वो आपको 51st पेज में जाओ, रोबोटिक सर्जरी, इट्स अ न्यू फैड, आई वुड से एवरी हॉस्पिटल इज डूइंग इट एटसेट्रा, बट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज पे कैप लगा दिया या फिर रिजेक्ट कर देते हैं, अनलेस इट्स अ कैंसर या कुछ है, बट मोस्टली ये रिजेक्ट हो जाता है रोबोटिक सर्जरी का, बिकॉज दे फील कि ये जस्टिफाइड नहीं है, अनलेस डॉक्टर गिव्स यू अ रिटन दिस थिंग कि ये किस लिए किया और कोई रीजन, इंश्योरेंस कंपनीज विल रिजेक्ट इट। तो हॉस्पिटल के बीच और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में भी यू नो समटाइम दिस फ्रिक्शन लैंड्स कंज्यूमर इनटू द प्रॉब्लम एंड ट्रस्ट डेफिसिट हो ही जाता है। Got it. Thank you so much, bhai. I'll just quickly summarize our entire conversation, and this is for everybody who's watching this episode, so that you can understand everything that was discussed and you can take your call for action.
Step number 1, look for claim settlement ratio of the company, look at the reviews of the company, and number 3, ये देखो कि कंपनी कितनी पुरानी है। हमने टॉप 5 कंपनीज का लिस्ट आपको बता दिया है। ये टॉप 5 कंपनीज हैं HDFC एर्गो, केयर, आदित्य बिरला, नीवा वूपा और टाटा AIG। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 99.16%, 92.77%, 93%, 92% एंड 95% रिस्पेक्टिवली। स्टेप नंबर 2 is to look for cover amount. Healthy cover amount recommended is 10 to 15 lakh rupees and it can go up to 50 lakh rupees or 1 crore also depending on your paranoia. But 10 to 15 lakhs अगर आप कर लेते हो तो आप काफी सेफ स्पॉट पे हो। रेकमेंडेड यह है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि अगर आप 25 साल की उम्र में लेते हो 10 लाख का कवर तो आपको पड़ेगा 8 से 12 हजार रुपए में। अगर आप 35 की उम्र में लेते हो तो आपको पड़ेगा 13 से 15 हजार रुपए में, और 50 के आसपास अगर आप लेते हो तो आपको शायद 30 हजार से भी ज्यादा कॉस्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। स्टेप नंबर 3, आप आपके इंटरमीडियरी को बहुत ही केयरफुली चूज करो। मैंने जैसे डिटो को चूज करा, आप वैसे आप इंटरमीडियरी को चूज कर सकते हो। अगेन, इंटरमीडियरी को चूज करने से पहले आप रिव्यूज देख सकते हो और या फिर आप फेस वैल्यू पे जा सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैंने अपने चाचा जी से LIC का इंश्योरेंस लिया तो अगर LIC ने मेरे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया तो मैं किसके भरोसे हूं? तो मैं अपने चाचा के भरोसे हूं। तो इसीलिए इंटरमीडियरीज इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। पैसा तो उनको कमाना है ही, बट वो पैसा आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर नहीं कमाते, उसके अंदर ही कमाते। तो अगर आपका 3,000 रुपए का अगर प्रीमियम है तो वो 3,000 रुपए ही रहेगा, आपको एडिशनल पैसे नहीं देने। उसमें से डिटो को कमीशन जाएगा और आपका जो 3,000 रुपए का जो प्रीमियम है वो 3,100 या 3,200 रुपए नहीं होगा। तो इसलिए इंटरमीडियरी के पास जाना। क्यों? क्योंकि कल अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया तो आप इंटरमीडियरी से बात करके इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम प्रोसेस करवा सकते हो। देन वी कम टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमने डिस्कस करा डिस्क्लोज एवरीथिंग। इसमें हमने क्या डिस्कस करा? पहले ब्लड टेस्ट करा लो, नो एवरीथिंग, और उसके बाद डिस्क्लोज एवरीथिंग। और स्टेप नंबर 5 में आपने पेमेंट करके इंश्योरेंस ले लेना है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि इंश्योरेंस लेने के बाद किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप कंसिस्टेंटली अपना ब्लड टेस्ट कराते रहो, और जितनी भी सारे रिपोर्ट्स हैं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, माइनर सर्जरी कराते हो, मेजर सर्जरी कराते हो, किसी का भी अगर घर में सर्जरी कराते हो, कोई भी अगर हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो सारे रिपोर्ट्स रख लो। क्योंकि अगर आपने रिपोर्ट्स रख लिया ना तो कल अगर आप कोई चीज भूल जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पिनलाइज नहीं करेगा और आपका इंश्योरेंस सेटलमेंट जो है, क्लेम सेटलमेंट जो है, वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आप झूठ बोलना नहीं चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है तो शक का जो पॉसिबिलिटी है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान भूल जाता है। जैसे हमने डिस्कस करा कि किसी को डायबिटीज होगा लेकिन वो अपने आप को बोलेगा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपने पापा से बात करोगे, उनको पूछोगे आपको कोई बीमारी है, तो बोलेंगे नहीं हम तो बड़ा सब कुछ ठीक है, बट ऐसा नहीं है। सो अपने आसपास के लोग, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, वी लिव इन डिल्यूजन एंड हियर डिल्यूजन विल नॉट वर्क। ठीक है। उसके बाद अगर आपको नेटवर्क हॉस्पिटल और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल के बीच में चॉइस मिले तो आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जा सकते हो। उसमें जो है आपका कैशलेस क्लेम सेटल हो जाएगा, जहां पे आपको बिल को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हो तो हॉस्पिटल खुद ही आपके इंश्योरेंस कंपनी से बात करके आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका क्लेम सेटल करवा देगा। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि आपको पहले अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप क्लेम करोगे तो इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोसेस करके आपके क्लेम को अप्रूव करेगी। फिर हमने बात करा कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में। यहां पे भी कवर अमाउंट चेक करना बहुत जरूरी है, को पेमेंट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपकी कंपनी आपको सस्ता इंश्योरेंस देने के चक्कर में ऐसा क्लॉज अप्रूव कर सकती है जहां पे अगर ट्रीटमेंट का कॉस्ट 1 लाख रुपए है तो 30% यानी 30,000 रुपए आपको देना पड़ेगा और बाकी इंश्योरेंस कंपनी सेटल करेगी। तो आपको लगेगा कि आप फुली कवर्ड हो, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर आपको ये मालूम पड़ेगा तो आपको धक्का लग सकता है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए वो को पेमेंट क्लॉजेस जो भी है उसको एक बार देख लो और इंश्योर करो कि कवर अमाउंट 10 से 15 लाख के बीच में हो और को पेमेंट ना हो। अगर है तो खुद से हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। उसके बाद अगर आपका जॉब छूट जाता है तो इंश्योर करना कि आप आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा हो सकता है कि जिस महीने आपने जॉब छोड़ा उसी महीने आपका जो इंश्योरेंस का कवर है वो आप पर से उठ चुका है। तो इसीलिए कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो पूरे साल तक कवर करती हैं।
अगर वो है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने बहुत ही जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पेरेंट्स को भी आप करवा सकते हो कवर, तो इसीलिए अगर वो हो सकता है तो करवा लो, वो आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए वो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने बात करा टॉपअप के बारे में। टॉपअप जैसे पवन ने बताया कि अगर आपका 10 लाख का कवर है और आप 20 लाख 25 लाख तक अगर उसको एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप उसको एक्सटेंड बहुत ही आसानी से कर सकते हो। एंड लास्टली हमने मिस सेलिंग के बारे में बात करा। वहां पे हमें बस भगवान भरोसे रहना है कि सिस्टम हमारी जिंदगी को बर्बाद ना करे, बिकॉज दैट्स हाउ द बिजनेस मॉडल वर्क्स एंड होपफुली बिकॉज ऑफ AI वी विल फाइंड अ वायबल बिजनेस मॉडल फॉर दिस। दैट आई थिंक समराइज द कन्वर्सेशन, ब्रो। Yeah. Perfect. Thank you so much, Pawan. Thank you.